हेलो बच्चों, अब जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका है भारतीय संविधान की आलोचना। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं देखे थे, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थे। लेकिन अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, है ना, वो क्या है, हम लोग का टॉपिक है ना, भारतीय संविधान की आलोचनाएं, है ना। कुछ वो बातें जो ये बताती है कि भारतीय संविधान उतनी हद तक सही नहीं है जितनी हद तक इसे सही होना चाहिए। भारतीय संविधान की आलोचनाएं, अब देखिए भारतीय संविधान की आलोचनाएं किस तरह से किया गया, है ना। सबसे पहली बात, इसे क्या बताया गया, इसे बताया गया उधार का संविधान। ठीक है, इसे बताया गया उधार का संविधान। भारतीय संविधान को उधार का संविधान क्यों बताया गया, इसके पीछे क्या वजह है आप लोग जानते हैं। जब मैं विशेषता पढ़ा रहा था तो उस समय एक पॉइंट लिखा था, विभिन्न स्रोतों से विहित है, मतलब बहुत सारे जगह से इसको लिया गया, इसके पास इसका खुद का कुछ नहीं है ना। बहुत आदमी तो ये कह दिया है ना कि भारतीय संविधान का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे उधार का संविधान कहा गया, है ना। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इसे उधार का या फिर उसे उधार की एक बोरी भी कहा जाता है ना। उधार की एक बोरी भी कहा जाता है, मतलब उधार लाया भी तो कितना, पूरा बोरा भर के। क्यों बोरा भर के, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है, बहुत बड़ी संविधान है, दुनिया की सबसे लंबी संविधान है, दुनिया की सबसे लंबी, इसीलिए इसे उधारी की एक बोरी भी कहा जाता है। इसे हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हौच पौच, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इसे हॉटपॉट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, इसे हॉटपॉट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को हॉचपॉच का मतलब पता है आपको, जो सो जहाँ तहाँ से मिला देना, उठा के ला के दे देना। ठीक है, हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग तरह से ये भारतीय संविधान को, है ना, भारतीय संविधान की आलोचना की गई। ठीक है, उधार का संविधान कहा जाता है, क्लियर हो गया, है ना। और दूसरी बात क्या हुआ इसमें, दूसरी किस तरह से इसका आलोचना किया गया, इन्हें 1935 के अधिनियम, ठीक है, 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम का क्या माना जाता है, कार्बन कॉपी माना जाता है। 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी माना जाता है। आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी चीज़ का है तो 1935 के अधिनियम का है। 1935 के अधिनियम का इसे कार्बन कॉपी माना जाता है। लगभग 250 अनुच्छेद, है ना, लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ले लिया गया है। तो बहुत सारे आलोचकों ने इसे 1935 के, है ना, कार्बन कॉपी भी कहा है। 1935 का प्रावधान का बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा है। ठीक है, 1935 का कार्बन कॉपी भी कहा। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने इस 1935 का कार्बन कॉपी है, मैंने 1935 से बहुत सारे चीज़ लिया, लेकिन 1935 से ज़्यादातर वो चीज़ लिया गया जो पुलिस व्यवस्था हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, ऐसी सब बातें को ज़्यादातर लिया गया, ना कि नागरिक से संबंधित कुछ ज़्यादा चीज़ को लिया गया, है ना। नागरिक से संबंधित कुछ ज़्यादा चीज़ को नहीं लिया गया, क्योंकि पुलिस व्यवस्था वगैरह अंग्रेज के टाइम में थोड़ा ठीक ठाक था, तो इसलिए 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, शामिल किया गया। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा कि खंडित किया था कि 1935 अधिनियम का कार्बन कॉपी आप इसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तीसरी जो इसकी आलोचना हुई वो इस बात को लेके हुई कि गैर भारतीय अथवा, ये बड़ा अजीब लगेगा आप लोग को सुनने में, है ना, गैर भारतीय अथवा, ठीक है, ये पॉइंट बड़ा अजीब लगेगा, गैर भारतीय अथवा भारतीयता, है ना, भारतीयता विरोधी है, भारतीयता विरोधी है। अब देखिए भारत का संविधान कैसे भारतीय विरोधी हो सकता है, ये बड़ा अजीब गरीब पॉइंट है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा अच्छा तर्क था, बड़ा अच्छा
लॉजिक था ना। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारत विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना। उनका कहना था कि भारतीय संविधान भारत की राजनीतिक परंपरा और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहाँ की जो परंपरा, यहाँ जो रीति रिवाज चली हुई आ रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं बना यह संविधान, क्योंकि इस संविधान में बहुत सारे देश की बातें को छान के लाया गया था। बहुत सारे देश संविधान का जो वहाँ के संविधान में जो मूल बातें थी उसको, या जो हमारे यहाँ यूज होने वाली बातें थी उसको लाया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसे गैर भारतीय अथवा भारत विरोधी भी बताया गया। अच्छा, गैर भारतीय तो आप समझ गए, क्योंकि भारत का जो संविधान होना था वो भारत के व्यवस्था के अनुसार होता, लेकिन इसमें हुआ क्या, ये विदेशी संविधान है ना, दूसरे देश के संविधान की मूल बातें को लाया गया। ठीक है, तो गैर भारतीय हो गया। लेकिन भारत विरोधी कैसे हुआ, ये बात को समझिए। क्योंकि यहाँ की परंपरा के अनुसार, यहाँ की संस्कृति के अनुसार नहीं बना, मतलब यहाँ की संस्कृति को ये दरकिनार कर दिया, उस पर फोकस नहीं किया, इसलिए आप इसे गैर भारतीय भी बोल सकते हैं, मतलब भारतीय विरोधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरी आलोचना इस तरह से की गई। चौथी बात क्या रहा कि इसको गांधीवाद से क्या रखा गया, दूर रखा गया, है ना। इसको गांधीवाद से दूर रखा गया। अब चूंकि गांधीवाद से दूर कैसे रखा गया, इस चीज़ को समझिए। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए, है ना। ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कि उसका कहना था कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गांधीवाद का जो विचार था उससे इसे दूर रखा गया। और मोटा मोटी मैं आपको एक बात बता दूं कि अंबेडकर और गांधी जी में थोड़ा अनबन चलता था। अंबेडकर तो संविधान में था ही हेड लीडर, और गांधी जी उसमें थोड़ा अनबन चलता था। तो अब थोड़ा सा लगा लीजिए अपना दिमाग, है ना, इतना तो सोच ही सकते हैं। तो गांधीवाद से भी भारतीय संविधान को दूर रखा गया। इस तरह से भी भारतीय संविधान का आलोचना की गई, है ना। पांचवी जो इसको आलोचना किया गया वो ये किया गया कि बहुत विशाल है ना, बहुत विशाल है, महाकाय है। ठीक है, इसे हाथीनुमा संविधान भी कहा गया है। बहुत विशाल है, महाकाय है। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भूमिका है, विस्तृत है, इसमें अनेक अनावश्यक तत्वों को शामिल कर लिया गया, उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, अनेक एक्स्ट्रा चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं थी उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो महाकाय होना मतलब बहुत सारे अनावश्यक चीज़ को शामिल कर लेना, ये भी एक इसका आलोचना हो गया भारतीय संविधान की। छठी बातें जो है, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अब तो भाई वकीलों का स्वर्ग है तो ये आलोचना कैसे हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग कोई आलोचना करने का चीज़ तो होता नहीं है। लेकिन अभी आप देखिएगा, इसके पीछे बड़ा मस्त लॉजिक है, बहुत ही मस्त लॉजिक है। इसे वकीलों का क्या कहा गया, इसे वकीलों का, बार बार गिर जाता है ये, कहीं आवाज़ न चली जाए, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया, है ना। अभी आपको मैं दिखाऊंगा स्वर्ग कैसे आलोचना का चीज़ होता है। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया, है ना। बहुत सारे आलोचकों के अनुसार संविधान अत्यंत विवादित पूर्ण और बहुत जटिल है। ठीक है, उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उसके चलते संविधान क्या हो गया, और ज़्यादा जटिल हो गया। अब संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। संविधान की प्रस्तावना में कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ इस तरह से उसे बनाया गया है कि जो वकील के लिए संविधान का द्वार को खोल देता है ना। बहुत सारे जो उस समय के विचारक थे उसने ये भी तो कहा कि जो है भारतीय संविधान या प्रस्तावना जो है वकीलों के लिए कमाई का द्वार खोल देता है ना। तो वकीलों का स्वर्ग कहा गया। आप देखेंगे कि इस तरह से दलीलें दी जाती है, इस तरह से कानून लाया जाता है, या इस तरह से कोर्ट में पेश किया जाता है आदमी को। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसका कोई बुनियादी नहीं है, कोई कहीं है ही नहीं, फिर भी वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो वकीलों का स्वर्ग होना वकीलों के लिए अच्छा है, लेकिन भारत के नागरिक के लिए अच्छा ये नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, वकीलों का स्वर्ग। तो ये सारे थी भारतीय संविधान की आलोचनाएं। उधार का संविधान,
1935 का कार्बन कॉपी गैर भारतीय अथवा भारत विरोधी, दोनों बताया मैं कैसे गैर भारतीय और भारत विरोधी था। गांधीवाद से दूर रखा गया, बहुत बड़ा महाकाय आकार का होना और वकीलों का स्वर्ग का भी होना, ये इसकी आलोचना करता है ना। ओके।